गोरी को अपने गोरेपन पर काफी घमंड था। गोरी अक्सर काले लोगों से दूर रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन गोरी के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है, पर उस लड़के का रंग थोड़ा काला होता है। उस लड़के का रंग काला देखकर गोरी का मुंह बन जाता है और वह सभी के सामने उस लड़के की इंसल्ट कर देती है। मिस्टर, तुम जो भी हो, यहाँ आने से पहले क्या तुमने एक बार शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखी या फिर मेरी फोटो नहीं देखी? मैं कुछ समझा नहीं। अगर कुछ समझे नहीं तो एक बार शीशे में खुद को और मुझे देख लो। कहाँ मैं गोरी और सुंदर और कहाँ तुम काले कल्लूटे। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अमावस की रात मेरे घर खुद चल कर आ गई हो। मिस गौरी, अगर मैं आपको पसंद नहीं तो आप सीधा सीधा भी बोल सकती थी। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी इंसल्ट करने की? और अगर मैं काला हूँ तो क्या हुआ? मुझे खुद पर गर्व है। गोरी चमड़ी लेकर मैं दिल काला नहीं रखता। गौरी बेटा, ये क्या हरकत है? तुम घर आए मेहमानों के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? बहन, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी को अपने गोरेपन पर इतना घमंड होगा। अगर हमें पता होता तो हम इस घर में आते ही नहीं। माना कि मेरा बेटा थोड़ा सांवला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे का मजाक बनाए। बहन, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बहन, तुम्हारी बेटी क्या इस रिश्ते को ठुकराएगी? मैं खुद इस रिश्ते को लात मार कर जाती हूँ। रुको माँ, जाने से पहले मुझे एक बार लड़की का असली चेहरा तो दिखा देने दो। गोरी, तुम जिस काले रंग से भाग रही हो, तुम्हारी किस्मत उसी काले रंग से लिखी गई है। तुम्हारी पूरी जिंदगी काले लोगों के साथ बीतेगी। इस तरह से लड़के वाले नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद निकिता गौरी को खूब समझाती है, पर फिर भी गौरी अपनी माँ की एक नहीं सुनती। माँ, सच में मुझे समझ नहीं आता कि आपको आखिर हो क्या गया है। आपको दिखाई नहीं देता क्या मैं कितनी गोरी और सुंदर हूँ? फिर भी आप मेरी शादी उस काले बंदर से करवाना चाह रही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर गौरी के लिए अमर नाम के बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता आता है, पर अमर का रंग भी थोड़ा काला होता है और निकिता नहीं चाहती थी कि इस बार भी उसके हाथ से ये रिश्ता निकले। इसलिए वो गौरी से सारा सच छुपा लेती है और धोखाधड़ी से अपनी बेटी की शादी अमर से करवा देती है। शादी के बाद जब गौरी अपने पति और ससुराल वालों का काला रंग देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ ने तो कहा था कि मेरे ससुराल में सभी लोग गोरे हैं, पर यहाँ तो सारे के सारे काले खलूटे हैं। मुझ जैसी गोरी चांदनी को माँ ने काले लोगों के बीच कैसे धकेल दिया। अब मैं इन काले लोगों के साथ कैसे रहूंगी? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। गौरी, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। परेशान तो नजर आऊंगी ही ना। आखिर आप सब लोगों ने मिलकर मुझे इतना बड़ा जो धोखा दिया है। माँ ने मुझे कहा था कि लड़का और उसका पूरा परिवार दूध की तरह गोरा चिट्टा है, पर आप सब तो कोयले से भी ज्यादा काले निकले। मैं काले लोगों के साथ नहीं रह सकती। देखो गौरी, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहो, पर मेरी माँ को दिल की बीमारी है। प्लीज मेरी माँ के बारे में थोड़ा सोच लो और मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। अगर तुम घर आते ही इस तरह से मुझे और मेरे घर वालों को छोड़कर चली जाओगी तो मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। इस घर में मैं 1 महीने से 1 दिन भी ज्यादा नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम लोगों का काला रंग देखकर मुझे घुटन हो रही है। मुझे डर लग रहा है अगर मैं इस काले ससुराल में रही तो शायद मैं भी काली ना हो जाऊं और मेरे होने वाले बच्चे वो भी तुम्हारी तरह कोयले की खदान निकलेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अमर गौरी के आगे रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद गौरी रुकने के लिए मान जाती है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। गौरी को आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। आपकी हिम्मत कैसे हुई आंटी जी मेरे मेकअप के सामान को हाथ लगाने की? बहू, मैं तेरी आंटी नहीं बल्कि सास हूँ, और मैं तो बस यहाँ तेरा मेकअप का सामान देख रही थी। कल तेरी ननद का कॉलेज का लास्ट दिन है और उसने मुझे बोला था कि मैं तुझसे एक बार बात कर लूँ, ताकि कल वो जब वो कॉलेज जाए तो तू उसका मेकअप कर दे। परी नाम रखने से कोई परी नहीं बन जाता आंटी जी, और आपका तो पूरा खानदान काला कल्लूटा है। और इस सच को मान लीजिए, और आपकी परी को मैं कितना ही मेकअप क्यों ना लगा दूं, कोयला हीरा नहीं बन सकता। बहू, तू मत भूल कि हीरा भी कोयले की खदान से ही बरामद होता है। और एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू हम घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि हम सब काले हैं
और मैंने तेरे और अपने बेटे की बातें सुन ली थी, इसीलिए अब मैं खुद कहती हूँ कि तुझे अगर यहाँ से जाना है तो चली जा। इस तरह से गौरी की सास वहाँ से चली जाती है, पर गौरी की माँ ने भी उसे सख्त हिदायत दे दी थी कि वो गलती से भी अपने मायके में कदम ना रखे। अब गौरी के पास ससुराल में रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस तरह से गौरी अपने ससुराल में तो रहती है, पर अपने ही ससुराल वालों को परेशान करके रख देती है। एक दिन गौरी फोन में कुछ मेडिसिन देखती है जिसे लगाने से सुंदरता और गोरापन और निखार आता है। अब क्या था, गौरी फटाफट दवाई मंगवा लेती है। उस दवाई को खाने के बाद गौरी का मुंह पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये तो पूरी तरह से खराब हो गया। अब तो मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने भी नहीं जा सकती। उन लोगों ने मेरा ऐसा चेहरा देख लिया तो मेरा कितना मजाक बनाएंगे। गौरी के रोने की आवाज सुनकर परी वहां आती है, और जब परी देखती है कि उसकी भाभी का चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया है, तो वो घरेलू नुस्खे से एक लेप बनाती है और अपनी भाभी के चेहरे पर लगा देती है। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, इस लेप में किसी भी तरह का केमिकल नहीं है। आपको बस एक हफ्ते इस लेप को लगाना है, फिर देखना आपका रंग और रूप पहले से भी ज्यादा उभर कर आएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। गौरी एक हफ्ते तक उसी लेप को लगाती है और एक हफ्ते के अंदर अंदर गौरी का गोरापन और भी ज्यादा निखर कर आ जाता है। ये देखकर गौरी को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, अमर जी और परी, आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए। अपना काला ससुराल देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे ससुराल भी मेरी तरह गोरा और सुंदर हो। मैं कभी भी काले लोगों के साथ बातचीत भी नहीं करती थी, और यहाँ मुझे काले लोगों के बीच रहना था। ये सब मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ इस तरह की हरकतें की। बहु, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है और हर इंसान से कोई ना कोई गलती जरूर होती है। वैसे ही तुझसे भी हो गई, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। भाभी, अब जब मुझे लड़के वाले देखने आएंगे ना, तब तो आप मेरा मेकअप करोगी ना अपनी तरह? खुद से भी कहीं ज्यादा अच्छा मेकअप करूंगी मैं तुम्हारा। लड़के वालों की तुमसे नजर नहीं हटेगी, देख लेना। इस तरह से गोरी बहू का काला ससुराल अपनी गोरी बहू की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है और उसे माफ कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर गौरी भी अपने काले ससुराल को दिल से अपना लेती है और पुरानी सभी गिले शिकवों को भूल जाती है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में निशा नाम की लड़की अपने पति अमित के साथ रहा करती थी। आज निशा और अमित की शादी को 1 साल हो चुका था। इसी खुशी में निशा अपने पति को रात में फोन करती है और उसे अपनी शादी की सालगिरह विश करती है। योर हस्बैंड? तुम्हें भी। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे मेरे गिफ्ट में तुम चाहिए, वो भी अभी। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपनी नाइट की ड्यूटी छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये बोलते ही अमित और निशा का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और निशा खुद से बोलती है, उफ़ो, फिर से इस कंपनी का नेटवर्क चला गया। एक काम करती हूँ, छुट्टी लेकर घर ही चली जाती हूँ। अमित को बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोलकर निशा अपने मालिक से बात करती है और छुट्टी लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। निशा अपनी कार से थोड़ी ही दूर पहुंची होती है कि उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद निशा अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलकर गाड़ी देखने लगती है और बोलती है, गाड़ी तो बहुत गर्म हो चुकी है, पानी डालना होगा, पर मेरे पास तो पानी भी नहीं है। इस समय मुझे पानी कहाँ मिल सकता है? इतना बोलकर निशा इधर उधर पानी की तलाश में जाती है। तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ती है और कुएं को देखकर निशा खुद से बोलती है, अरे वाह, कुआं, हो गया पानी का इंतजाम। इतना बोलकर निशा कुएं के पास जाती है और पानी निकालने लगती है। तभी कुएं के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं और वो दोनों हाथ निशा का गला दबा देते हैं। अगली सुबह कुएं के पास भीड़ जमा हो जाती है और निशा की लाश देखकर गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद अमित को निशा की मौत का पता चलता है और वो भी उस कुएं के पास आता है, जहां वो देखता है कि
कुएं के अंदर निशा फांसी से लटकी हुई है। यह नजारा देखकर अमित पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमित के पास निशा की फ्रेंड दिव्या का फोन आता है और वो बोलती है, अमित, निशा कहाँ है? 2 दिनों से मैं निशा को फोन कर रही हूँ और उसका फोन ही नहीं लग रहा। तुम दोनों की शादी की सालगिरह भी चली गई और तुमने हम फ्रेंड्स को पार्टी भी नहीं दी है। एक बार मेरी निशा से बात तो करवा। अब निशा इस दुनिया में नहीं रही। 2 दिन पहले हमारी शादी की सालगिरह वाले दिन, उसी दिन उसकी मौत हो गई। वो हम सबको छोड़कर चली गई। इतना बोलकर अमित फूट फूट कर रोने लगता है और दिव्या को सारी बात बताता है। जिसके बाद दिव्या अमित से बोलती है, अमित, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं और काजल अभी तुमसे मिलने तुम्हारे घर आएंगे। जिसके बाद अगले दिन दिव्या और काजल अमित से मिलने के लिए उसके घर जाती हैं और उसको दिलासा देने लगती हैं। परंतु ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिव्या को कॉल आती है। क्या मेरी बात दिव्या से हो रही है? मिस दिव्या जी, आपकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं बस अभी आ रही हूँ। जिसके बाद दिव्या बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल जाती है। दिव्या भी थोड़ी दूर ही गई होती है कि उसकी गाड़ी उसी कुएं के पास जाकर खराब हो जाती है। जिसके बाद दिव्या लिफ्ट लेने की सोचती है, परंतु काफी रात हो चुकी होती है, इसलिए उसे लिफ्ट नहीं मिलती। तभी उसे निशा की आवाज आती है। निशा की आवाज सुनकर दिव्या बहुत हैरान हो जाती है और वो धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगती है। अब निशा कुएं के पास जाकर कुएं के अंदर झांकती है और बोलती है, कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? निशा, क्या तुम जिंदा हो? अगर तुम जिंदा हो तो हम सबके सामने क्यों नहीं आ रही? दिव्या कुएं में झांक रही होती है और निशा को आवाज लगा रही होती है। तभी कुएं में से एक चुड़ैल निकलती है और वो अपने दोनों हाथ लंबे करके दिव्या की भी हत्या कर देती है। और अगली सुबह दिव्या की लाश भी उस कुएं के अंदर फांसी पर लटकी हुई मिलती है। जिसके बाद अमित को विश्वास हो जाता है कि ये कोई हादसा या सुसाइड नहीं बल्कि एक हत्या है। जिसके बाद अमित काजल के पास जाता है और उससे बोलता है, काजल, मुझे लगता है कि तुमने, दिव्या ने और निशा ने कुछ ऐसा किया था जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। निशा को और दिव्या को उनके किए की सजा मिल चुकी है। अब सिर्फ तुम बची हो। ये बात अब तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि उन दोनों की मौत कोई हादसा नहीं है बल्कि एक साजिश है। तुम मुझे बताओ, आखिर कौन है जो तुम लोगों की जान के पीछे पड़ा हुआ है? अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। अमित के बार बार पूछने पर काजल रोने लगती है और रोते हुए उससे बोलती है, मुझे लगता है ये सब कुछ अंजलि कर रही है। तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले अंजलि अपने कॉलेज की टॉपर थी। उसके लिए कोई भी नौकरी हासिल कर पाना मुश्किल नहीं था। वो वही काजल, दिव्या और निशा अंजलि को पसंद नहीं किया करते थे। अब चारों के बीच में एक कंपटीशन हो चुका था और उस कंपनी में वैकेंसी सिर्फ 3 थी। इसलिए वो तीनों दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं और एग्जाम वाली रात को वो तीनों मिलकर अंजलि के खाने में नशे की दवाई दे देते हैं, जिस वजह से अंजलि वो एग्जाम नहीं दे पाती और उसके हाथों से नौकरी चली जाती है। वो नौकरी ही अंजलि का एक लास्ट सहारा थी। पर अब अंजलि को वो नौकरी नहीं मिलती तो अंजलि कुएं में जाकर फांसी से लटक कर खुदकुशी कर लेती है। जब हम लोगों को अंजलि की फैमिली के बारे में पता चला कि उसे इस नौकरी की इतनी ज्यादा जरूरत थी, तब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। पर हमने अंजलि और उसकी फैमिली के साथ कुछ नहीं किया। शायद वो अंजलि ही है जो हमसे बदला लेने के लिए आ चुकी है और मुझे लगता है कि उसी ने दिव्या और निशा की भी जान ली है। मुझे बचा लो अमित, नहीं तो वो मेरी जान भी ले लेगी। तुम तीनों ने बहुत गलत किया है। तुम तीनों की बचकानी हरकतों की वजह से एक निर्दोष ने खुदकुशी कर ली। पर मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद अमित एक बाबा के पास जाकर काजल के गले में भगवान जी का लॉकेट डलवा देता है और बाबा के साथ उस कुएं के पास जाता है।
बाबा कुएं के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल बाहर आ जाती है, जिसके बाद बाबा उसके ऊपर देवी माँ का पवित्र सिंदूर और गंगा जल छिड़क देते हैं और अंजलि की आत्मा को शांति मिल जाती है। तो वहीं काजल अपनी भूल सुधारने के लिए अंजलि के घर वालों का खर्चा उठाती है और उसके माता पिता का इलाज करवाती है और अपनी गलती को सुधारती है। सपना एक गरीब औरत थी जो अपने छोटे बेटे अर्जुन के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सपना शुरू से ही चाहती थी कि अर्जुन पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने, इसलिए वो अपने बेटे की अच्छी पढ़ाई और अपने घर को चलाने के लिए बड़े लोगों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना शाम को घर आती है और आते ही अर्जुन के लिए खाना बनाने लगती है। अपनी माँ को पसीने से तरबतर देख अर्जुन बोलता है, माँ तुम अभी भी काम पर से आई हो और आते ही इतनी गर्मी में खाना बनाने लगी। देखो तुम्हारे शरीर से कितना पसीना निकल रहा है। बेटा गर्मी तो रहेगी ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं खाना ना बनाऊं अपने बेटे के लिए। तू जाकर पंखे के नीचे बैठ जा और पढ़ाई कर, मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ। माँ गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा भी हवा नहीं दे रहा, मुझसे पढ़ाई भी नहीं की जा रही इतनी गर्मी में। मैं घर के बाहर जाकर पढ़ाई कर लेता हूँ। अर्जुन घर के बाहर जाकर पढ़ाई करने लगता है। कुछ देर बाद सपना अर्जुन को अंदर बुलाती है और अर्जुन अपनी माँ से बोलता है, माँ अंदर बहुत गर्मी है, अब खाना लेकर बाहर ही आ जाओ। मैं तो आज रात को घर के बाहर ही सोऊंगा। अर्जुन के कहने पर सपना खाना लेकर बाहर जाती है और वो दोनों खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अर्जुन की स्कूल की छुट्टी होती है, इसलिए सपना अर्जुन को अपने साथ ले जाती है। और जब पहली बार अपनी माँ के साथ अर्जुन सेठ के घर जाता है तो वो उसके घर को देखता ही रह जाता है। लेकिन अर्जुन को देख सेठ की बीवी सपना से बोलती है, अरे सपना, आज तुम अपने साथ किसको लेकर आ गई? मालकिन ये मेरा बेटा है, आज इसके स्कूल की छुट्टी है और गर्मी बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको यहाँ अपने साथ ले आऊं। और वैसे भी इसकी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं था। अब ले आई हो तो अपने बेटे को समझा देना कि घर में उछल कूद ना करे और शांति से एक जगह बैठा रहे, क्योंकि मैं तुम जैसे गरीबों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं घर पर और वो देखकर पागल हो जाते हो तुम सब। इस तरह से मालकिन वहाँ से चली जाती है और सपना अर्जुन से बोलती है, अर्जुन बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम घर में आराम से रहना, ज्यादा उछल कूद मत करना। ठीक है माँ। इस तरह से अर्जुन एक जगह बैठ जाता है और सपना घर का काम करने लगती है। कुछ देर बाद मालकिन का बेटा अजय आता है और जब वह अर्जुन को अकेला बैठा हुआ देखता है तो उसके पास जाकर उससे बोलता है, तुम कौन हो? आज से पहले मैंने तुम्हें घर में कभी नहीं देखा। मेरा नाम अर्जुन है, मैं आज पहली बार अपनी माँ के साथ आया हूँ। मेरी माँ इस घर में काम करती है। अच्छा, तो तुम सपना आंटी के बेटे हो? अच्छा हुआ जो सपना आंटी तुम्हें यहाँ ले आई। तुम जानते हो, जब से स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं, तब से मैं घर में अकेला बोर हो जाता हूँ। अब से तुम रोज आना, हम दोनों एक साथ खेला करेंगे। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। इस तरह से अजय अर्जुन को अपना घर दिखाने लगता है और वो दोनों एक साथ खूब मौज मस्ती करते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर मालकिन को अच्छा नहीं लगता और वो अपने बेटे से बोलती है, अजय बेटा, मैंने कितनी बार बोला है ना, गरीबों के साथ मत खेलना, फिर भी तुम उनके साथ ही खेलते हो। और तो और आज तो तुमने हद ही कर दी। क्या जरूरत थी उस गरीब को अपने कमरे में ले जाने की? हाँ माँ, अर्जुन मेरा दोस्त है और मुझे उसके साथ खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसके साथ खेलूंगा। इस तरह से अजय अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता और अर्जुन के पास खेलने के लिए चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रोज अर्जुन अजय के घर आता है और वो दोनों एक साथ खेलते भी हैं। एक दिन खेलते खेलते अजय और अर्जुन इस स्टोर रूम में जाते हैं, जहां अर्जुन की नजर एक खराब पंखे पर पड़ती है। खराब पंखे को देख अर्जुन अजय से बोलता है, अजय कितना सुंदर पंखा है, तुमने इतना सुंदर पंखा इस गंदे से कमरे में क्यों फेंका है? क्योंकि ये पंखा खराब है, अब हमारे किसी भी काम का नहीं। ये वैसे भी हमारे घर में तो एसी लगा हुआ है, तभी तो हमारा घर इतना ठंडा रहता है। तो क्या अब ये पंखा तुम्हारे किसी काम का नहीं? हाँ मेरे दोस्त, अभी तो बताया मैंने तुम्हें। तो क्या मैं तुम्हारा ये पंखा ले जा सकता हूँ? मेरे घर पर एक ही पंखा है और मेरे घर में बहुत गर्मी लगती है। माँ जब खाना बनाती है तो पसीने से भीग जाती है और मैं गर्मी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाता। अक्सर पढ़ाई करने के लिए रात को मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है, पर घर के बाहर भी बहुत मच्छर काटते हैं।
अर्जुन, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, तुम ये पंखा ले जा सकते हो। माँ की चिंता मत करना, माँ से मैं बात कर लूंगा। इस तरह से अजय और अर्जुन उस पंखे को निकालकर साफ कर लेते हैं और शाम को अर्जुन अपने साथ वो पंखा लेकर चला जाता है। और जब सपना उस पंखे को देखती है तो वो अर्जुन से बोलती है, बेटा अर्जुन, ये पंखा कहाँ से ले आया? माँ, ये अजय का पंखा है, खराब था तो मैंने अजय से मांग लिया। अब तुम देखना, मैं इस पंखे को जल्दी ठीक कर दूंगा, फिर हमारे घर में 2-2 पंखे होंगे। फिर तुम्हें खाना बनाने में और मुझे पढ़ाई करते समय गर्मी नहीं लगेगी। इस तरह से अर्जुन पंखे को ठीक करने लगता है, लेकिन उसकी बार बार की गई सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। अब अर्जुन निराश होने लगता है और घर के बाहर आकर रोने लगता है। मुझे स्कूल में सिखाया गया था कि खराब चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है, फिर मैं इस साधारण से पंखे को क्यों नहीं ठीक कर पा रहा। अजय की किस्मत कितनी अच्छी है, वो कितना अमीर है, उसके घर में पंखा, एसी सब कुछ है। मेरे घर में एक सही पंखा तक नहीं है। माँ को गर्मी में बैठकर मेरे लिए खाना बनाना पड़ता है। भगवान, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को ठंडी हवा दे सकूं, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा। तभी वहाँ एक परी आती है और जब अर्जुन उस परी को देखता है तो बड़ा ही हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो हंसती हुई अर्जुन से बोलती है, बेटा हैरान मत हो, तुमने भगवान से सच्चे दिल से अपनी माँ के लिए कुछ मांगा है, इसीलिए भगवान ने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उसमें से एक पीली रोशनी उस पंखे पर जाती है। परी की छड़ी में से तेज पीली रोशनी निकलता देख अर्जुन उस रोशनी का पीछा करते हुए अपने घर में जाता है, जहां वो देखता है कि उसका पंखा ठीक हो चुका है और दीवार पर टंगा हुआ है। ये देखकर अर्जुन परी को धन्यवाद बोलने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तब तक परी जा चुकी थी। अब अर्जुन पंखे को देख सोच में पड़ जाता है। परी ने इस पंखे को ठीक तो कर दिया, पर ये पंखा चालू कैसे होगा? इस पंखे का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं बिजली वाले को घर बुलाकर इस पंखे का कनेक्शन करवा सकूं। अर्जुन के इतना बोलते ही वो पंखा अपने आप चलने लगता है और इस पंखे से काफी ठंडी हवा निकलती है और कुछ देर बाद पंखड़ी में से नोटों की बारिश होने लगती है। ये देख अर्जुन बहुत खुश होता है और अपनी माँ को बुलाता है। जब सपना ये सब कुछ देखती है तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अर्जुन, ये चमत्कार कैसे हुआ? और ये पंखा खराब था ना, फिर ये नोटों की बारिश कैसे हो रही है? अर्जुन अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब सपना समझ जाती है कि ये पंखा कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई पंखा है। बस फिर क्या था, अब सपना और अर्जुन जादुई पंखे की मदद से अमीर हो जाते हैं, पर अमीर होने के बाद भी सपना घमंड नहीं करती और वो अब लोगों के घर सफाई का काम करना छोड़ देती है और अपना खुद का व्यापार शुरू कर देती है।